The other one, it is right of appropriation. Appropriation basically appropriately. अब दो पर्सन है, इनके बीच में एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, अप्रोप्रिएटली आपने अमाउंट को डिवाइड करना है, तो किस कंडीशंस के ऊपर ये अप्रोप्रिएशन होगी? दिस इज ऑल अबाउट द राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब है, एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है? जो लोन देता है। सो वी आर सपोजिंग बैंक इज क्रेडिटर एंड एक डेटर है ए। ए क्या है? एक डेटर है जिसने बैंक से लोन लिया है, एंड लोन भी इसने एक नहीं लिया है, कई तरह की फैसिलिटीज हैं। कैसे? एक हाउसिंग लोन है इसका, ठीक है, एक हाउसिंग लोन हो गया, एक हाउसिंग लोन के अगेंस्ट जो ओवरड्राफ्ट था वो हो गया, एक इसका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, यानी कि बिजनेस लोन लिया है इसने एक, ठीक है, तो 3 लोन हो गए, ठीक है। एंड हम ये मान लेते हैं ये भी ड्यू है, ये भी ड्यू है, ये भी ड्यू है। पहली कंडीशन है, हम मान रहे हैं कि ये तीनों ही ड्यू हैं। ड्यू ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब है, इस पर्सन के ये तीनों लोन अकाउंट्स चल रहे हैं बैंक के साथ, क्रेडिटर के साथ, जो है XYZ बैंक है जिसके साथ इस पर्सन के 3 लोन अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर जो डेटर है यानी कि जो बोरोअर है उसके एक से ज्यादा लोन अकाउंट्स चल रहे हैं, ठीक है, एंड ये पर्सन बैंक में पैसे जमा करवाने जाता है, ठीक है, एंड ये पर्सन गया, पहली कंडीशन हम ले रहे हैं, ये पर्सन ए बैंक में गया कितने पैसे लेकर? 50,000 रुपीज लेकर, एंड इसने बैंक को कहा पर्टिकुलरली जो डेप्ट में इसमें जमा करवाने हैं, इसने कहा हाउसिंग लोन में आप जमा कर दो 35,000, एंड ओडी में आप जमा कर दो 5,000, एंड जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसमें आप जमा कर दो 10,000, ठीक है। अगर ये प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देता है बैंक को कि इसने कौन से डेप्ट में, कौन से लोन अकाउंट में पैसे जमा करने हैं, ठीक है, तो जो क्रेडिटर होगा यानी कि जो बैंक होगा वो अकॉर्डिंगली उसी तरह से जो पैसे हैं उसको अकाउंट में उसके जमा करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि 50,000 थे, अब इसमें ओवरड्यू बैंक को पता है कि 37,000 है, ठीक है, एंड इसमें जो ओडी है इसमें ओवरड्यू 3,000 है, तो बैंक कहेगा कि नहीं जी आप 2,000 उधर जमा करवा दीजिए, 3,000 इधर जमा करवा दीजिए। तो जहां पर कहने का मतलब है कि जो कस्टमर है वो एक आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बेसिकली वो आपको क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पैसे आपने इसी तरह से जमा करने हैं। तो जो अप्रोप्रिएशन होगी यानी कि जिस तरह से पैसे बांटे जाएंगे इन लोन अकाउंट्स के बीच में, वो एज पर बोरोर चॉइस बांटे जाएंगे, जहां पर बोरोर कहता है। पहली चीज हो गई। सो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन और इंस्ट्रक्शन बाय द डेटर, यानी कि जो डेटर है, जो बोरोर है, उसने इंस्ट्रक्शन दी है ना बैंक को कि आप इतना इतना पैसा इन लोन अकाउंट्स में जमा कर दीजिए, तो वहां पर जो क्रेडिटर है उसी हिसाब से पैसे जो है अकाउंट्स में जमा कर देगा। देन ये पहला केस था। दूसरा केस क्या है? जो बोरोर है वो 50,000 ही लेके आया है, लेकिन अब उसने बैंक को कुछ कहा ही नहीं, इंडिकेट ही नहीं किया, इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी कि कौन से अकाउंट में कितने पैसे जमा करने हैं। नो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बोरोअर। किसी भी तरह की जो इंस्ट्रक्शन है वो बोरोअर के द्वारा नहीं दी गई कि कौन से लोन अकाउंट में किस तरह कितने पैसे जमा करने हैं। तो यहां पर राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के तहत जो बैंक है उसको ये राइट मिलता है, उसको ये हक मिलता है कि जो बैंक है वो अपनी डिस्क्रिशन पर, जो बैंक है वो अपनी जिस तरह भी वो चाहता है उस तरह से वो उन लोन अकाउंट्स में जो पैसे हैं उनको जमा कर सकता है। सो यहां पर क्या आएगा? बैंक एट इट्स ओन डिस्क्रिशन कैन अप्लाई द पेमेंट टू द लॉफुल डेप्ट। लॉफुल डेप्ट क्या है? जो बेसिकली किसी भी तरह का लोन अकाउंट है उसमें वो पैसे डाल सकता है, जो ड्यू है उसमें भी डाल सकता है, जो पेएबल टू हिम है, जो यानी कि जो डेटर ने उसको पैसे देने हैं उसमें डालेगा। ये नहीं है
कि वो बी के किसी लोन अकाउंट में डाल देगा, नहीं, ये चीज नहीं है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या कहता है कि जहां पर बोरोर की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो बैंक उस लोन अकाउंट में जो लॉफुली ड्यू है, जो बैंक के पास उसी पर्सन के नेम में जो उसके पास जमा करवा के गया है, ठीक है, उसके नेम में चल रहा है, तो बैंक उसमें पैसे वो जमा करवा सकता है जहां पर कोई भी इंस्ट्रक्शन बोरोर के द्वारा नहीं दी गई है, ठीक है। एंड इसमें जो रिकवरी होगी, चाहे वो लिमिटेशन जा चुकी है, लिमिटेशन बेसिकली क्या होती है, हम रिन्यूअल लेटर पढ़ते हैं ना, या फिर बैलेंस कंफर्मेशन लेटर पढ़ते हैं, तो रिन्यूअल लेटर या बैलेंस कंफर्मेशन लेटर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर लिमिटेशन का कंसेप्ट आ गया है बीच में। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन बेसिकली क्या कहता है कि वैसे तो डिफरेंट तरह के होते हैं कि मॉर्गेज के केस में 12 साल तक हम केस लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल लिमिटेशन जो केस रहता है, जो बैंक्स में रहता है, अगर कोई लोन अकाउंट ओपन हुआ है 01/01/2016 में, ठीक है, तो यहां पर एक लोन अकाउंट ओपन हुआ है, तो इसकी जो हमारे पास रिन्यूअल रहेगा, इसकी बैलेंस कंफर्मेशन बेसिकली हमें एक जो बोरोअर है जिसने लोन लिया है उससे एक कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि वो जानता है कि अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, कितनी तारीख तक का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो उसको चार्ज किया जा चुका है, कौन सी सिक्योरिटी दी गई है, ठीक है। तो कई तरह के फैक्टर्स रहते हैं जो हम उससे कंफर्म कराते हैं, जिसको हम या तो आरएल कहते हैं यानी कि रिन्यूअल लेटर कहते हैं, या फिर बीसी कहते हैं, या बीसीएल कहते हैं, बैलेंस कंफर्मेशन लेटर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिमिटेशन रहती है, तो इसकी जो लिमिटेशन रहेगी, जो लोन अकाउंट 01/01/2016 को ओपन हुआ है, फर्स्ट टाइम में जो रहती है वो सेम डेट तक ही एक्सटेंड होती है, यानी कि 01/01/2019, ये 3 साल तक एक्सटेंड होती है। बेसिकली 3 साल का टाइम पीरियड रहता है, यानी कि जो लोन अकाउंट 01/01/2016 को शुरू हुआ है, लोन आपका ओपन हुआ है, जिस डेट को डिसबर्समेंट की गई है या सैंक्शन डेट आप कह सकते हैं, उस डेट से 3 साल तक इसकी लिमिटेशन वैलिड रहेगी। सो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को 01/01/2019 से पहले जो लोनी है, जो बोरोअर है, उससे बीसीएल या फिर रिन्यूअल लेटर लेनी पड़ेगी। एंड जिस डेट से बैंक ये रिन्यूअल लेटर लेगा, मान लीजिए बैंक ने जो रिन्यूअल लेटर थी पहले ही ले ली, बैंक ने रिन्यूअल लेटर कब ले ली, 25/6/18 को ले ली, बैंक ने रिन्यूअल लेटर बोरोअर से पहले ही ले ली, 25/6/18 को ले ली, तो इसकी फर्दर जो वैलिडिटी रहेगी, जब लोन अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब लोन अकाउंट ओपन होता है तो सेम डेट 3 साल बाद तक ड्यू रहता है, ठीक है। यानी कि जब 01/01/2016 को ओपन हुआ था तो 01/01/2019 तक की ड्यू था, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम उससे पर्सन से, बोरोअर से बीसीएल लेंगे यानी कि आरएल लेंगे, तो वो एक दिन पहले तक की वैलिड रहेगी, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 24/6/18 तक रहेगी, 25/6/18 तक नहीं रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ, ये जो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या लेना देना है, इसका लेना देना ये है, अब बैंक ने, हम ये लेट कर लेते हैं कि बैंक ने 01/01/2019 तक क्या लेनी थी, बीसी लेटर लेनी थी बोरोअर से, लेकिन बैंक ने नहीं ली, यानी कि अब बैंक में जो लिमिटेशन है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। यानी कि बैंक कानूनी रूप से इस लोन अकाउंट में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है। हाउसिंग लोन में उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या हो गई, बेसिकली एक्सपायर हो गई, हम मान लेते हैं कि उसकी लिमिटेशन एक्सपायर होगी हाउसिंग लोन में, लेकिन वो पर्सन आपको 50,000 पकड़ा गया, ठीक है, तो आप वो रिकवर, उसने बताया नहीं कौन से अकाउंट में जमा करना, तो वो आप 50,000 सीधा उसके हाउसिंग लोन अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं। ये आपके पास राइट है, ये बैंक के पास राइट है अंडर द राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो 2 कंडीशंस हमने पढ़ ली। एक कंडीशन हमने पढ़ी कि इंस्ट्रक्शन किसने दी, बोरोअर ने दी। दूसरी चीज पढ़ी कि बोरोअर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, ठीक है, तो बैंक अपनी डिस्क्रिप्शन पर कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, ना तो बोरोअर ने, हम ए को लोनी मान रहे हैं, ना तो बोरोअर ने कोई कंडीशन अपनी इंस्ट्रक्शन दी, ना ही जो बैंक था XYZ उसने कोई एप्रोप्रिएशन लगाई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें उन जो लोन्स का डेप्ट है वो डिस्चार्ज करना है जो सबसे पहले ओपन हुए हैं।
सो यहां पर हम क्रोनोलॉजिकल लेवल में लिख देते हैं कि जो हाउसिंग लोन था पर्सन ए का वो ओपन हुआ 01/01/2012 को, जो उसके अगेंस्ट ओडी थी वो उसने बनाई 01/01/2014 को, जो उसने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया वो उसने लिया 01/01/2015 को। ठीक है, तो ये 3 लोन उसने इस हिसाब से लिए। अब ना वो 50,000 लेकर तो आया, लेकिन ना इसने कोई इंस्ट्रक्शन दी, ना बैंक ने एप्रोप्रिएशन करी उसमें। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जिस हिसाब से जो लोन है वो डिस्चार्ज होने हैं, यानी कि अगर ये हाउसिंग लोन 2012 में ओपन हुआ है एंड इसका जो डिस्चार्ज टाइम है वो नजदीक आ गया है, यानी कि जो इसका ड्यू टाइम है वो नजदीक रह गया है, तो उसके हिसाब से हम इसमें पैसे जमा करेंगे। जो चीज सबसे पहले ड्यू होनी है उसमें पैसे हम जमा कर देंगे। एंड इसमें भी लिमिटेशन का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो बार्ड है लिमिटेशन के द्वारा, यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन आपकी एक्सपायर हुई है नहीं हुई है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। एंड लेकिन एक चीज है ध्यान में रखने वाली, अगर इसमें 3 लोन अकाउंट चल रहे हैं, तीनों का अमाउंट सेम है, मान लीजिए 1 लाख के 3 अकाउंट चल रहे हैं, तो अब प्रोपोर्शनेटली जो 50,000 है उसको अकाउंट्स में जमा कर देंगे। ओके, ये तो थी 3 कंडीशंस कि जिस तरह से हम राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन किस तरह से हमने अपनाना है। अब एक सिंपल सा रूल है जिसको हम कह देते हैं जनरल रूल। अब जनरल रूल क्या रहता है, किसी भी पर्सन के लिए जो अपना पैसा आगे लोन देता है, ठीक है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, प्रिंसिपल तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, यानी कि मूल तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लेकिन मूल से ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, तो ये ही जनरल प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल क्या रहता है कि अगर कोई पेमेंट लोनी के द्वारा, डेटर के द्वारा की गई है, यहां पर हम इसको क्या कह रहे हैं, लोनी है ये पर्सन, यानी कि बोरोर है, डेटर के द्वारा कोई पेमेंट अगर क्रेडिटर को, यानी कि जिस पर्सन ने लोन दिया है उसको दी जाती है, तो इसका अगर ₹50,000 इसने लोन लिया हुआ था, ₹50,000 में से इसका 5,000 इंटरेस्ट भी ड्यू था, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, 55,000 हो गया ना, इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हुआ, 55,000 हो गया। अब इस 55,000 में से अगर ये पर्सन 10,000 रुपीज जमा करवाने आया है, अगर ये पर्सन क्या है 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाने आया है, तो बैंक सबसे पहले ये 5,000 जो इसका इंटरेस्ट है उसको रिकवर करेगा। ठीक है, तो सबसे जनरल रूल क्या कहता है कि सबसे पहले क्या रिकवर होगा, इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या रिकवर करना होगा बैंक को, जो भी डेप्ट ड्यू है, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट ड्यू है वो रिकवर होगा। उसके बाद क्या ड्यू होगा, प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो ड्यू होगा। सो प्रिंसिपल अमाउंट उसमें जो है वो रिकवर किया जाएगा। सो ये जनरल रूल के बारे में था। अभी हम बात करेंगे कि कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये एक पर्सन है ए, ये बैंक के पास आता है, बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो ये बाउंड नहीं है, तो बैंक क्या है, बाउंड नहीं है। इसने क्या दी, एक इंस्ट्रक्शन दी। पहली चीज क्या है, इंस्ट्रक्शन बाय ए, यानी कि जो बोरोर है उसने इंस्ट्रक्शन दी, तो जो बैंक है उस इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए किस तरह से इसने पेमेंट अपने अकाउंट्स में जमा करनी है, लोन अकाउंट्स में जमा करनी है, उसके लिए बैंक जो है वो बाउंड नहीं है। सो बैंक इज नॉट बाउंड बाय द पर्सन, यानी कि जो डेटर है उससे बाउंड नहीं है, बैंक इज नॉट बाउंड। ओके, लेकिन अगर ये जो इंस्ट्रक्शन इस पर्सन के द्वारा, डेटर के द्वारा बैंक को दी गई है, अगर बैंक के द्वारा वो इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट कर ली जाती है, बट इफ द इंस्ट्रक्शन इज एक्सेप्टेड, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन डेटर के द्वारा दी गई थी वो अगर एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो उसके केस में जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई थी बैंक को उसी तरह से फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि जो कस्टमर है उसने जो पैसा था अपना किसी पर्टिकुलर अकाउंट में जमा करवाया ताकि उसका जो चेक है वो क्लियर हो जाए, उसने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी कि मैंने चेक लगाना है करंट अकाउंट में, मेरा चेक आना है, ये ना हो कि आप करंट अकाउंट से डेबिट करके जो मेरा लोन अकाउंट है फर्म का उसको बैलेंस में डाल दें, उसको एडजस्ट कर दें, तो मेरा चेक लगना है। ठीक है, तो वो उस केस में जो बैंक है वो इस तरह के फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। सो ए का क्या है, एक करंट अकाउंट है, एक फर्म का टर्म लोन अकाउंट है, तो इसमें पैसे जमा करवाए इसने 50,000, 40,000 क्या है ओवरड्यू है टर्म लोन में,
₹40,000 क्या है, ओवर ड्यू है, लेकिन इसने इंस्ट्रक्शन दी कि इसमें क्या लगना है, इसका चेक लगना है। तो बैंक जो है इस 50,000 को डेबिट करके, बेसिकली डेबिट नहीं, सॉरी, बेसिकली ये नहीं है कि जब जमा करवाने आया तो बैंक सीधा ही टर्म लोन में जमा कर दे, ठीक है। तो बैंक को उसके करंट अकाउंट में ही जमा करने पड़ेंगे। बैंक उसके इस तरह के डिपॉजिट्स को अपने एडवांस या लोन को एडजस्ट करने के लिए यूज नहीं करेगा, ठीक है, उसमें सीधा उसमें क्रेडिट नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन।